नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका गोल गुरु एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। देखिए, हम पढ़ रहे थे लेब असिस्टेंट भूगोल, जिसका 9 मई 2026 को एग्ज़ाम होने जा रहा है। कुछ व्यवधान बीच में आया था, लेकिन मैंने आपको ये वादा दिलाया था कि फरवरी एंड तक आपका जो यूट्यूब पर निःशुल्क सिलेबस चल रहा है, इसको अपन कवर कर लेंगे। साथ ही साथ जो जीके वाला पोर्शन है, उसकी क्लासें भी अतिशीघ्र लगना शुरू हो जाएगी। और प्ले स्टोर से जाके अपना ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर टेस्ट सीरीज चल रही है। मैं कह रहा हूँ आपको कॉम्बो फॉलो करना। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा लेब असिस्टेंट के लिए। एक कॉम्बो फॉलो करना है आपको, 3 चीज। और फिर मेरे को बताना कि सर हमारा 9 मई 2026 को जो एग्जाम हुआ उसमें ये सवाल नहीं आया, तब मैं बात करूंगा। देखो, एक तो क्या लेना है, अपने यूट्यूब की जो क्लासें हैं इनको रेगुलर लेना है। साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज प्ले स्टोर से गोल गुरु नामक अकेडमी नामक जो अपना ऐप है उसको डाउनलोड करके आप ले सकते हैं टेस्ट सीरीज। और तीसरी आ रही है 5 से 7 फरवरी के बीच अपनी किताब आ जाएगी, ठीक है। ये बुक, इसको पढ़ लेना। ये मैं एक अलग से क्लास लेके आऊंगा, उसमें बताऊंगा बुक की पैटर्न क्या रहेगा, टेस्ट सीरीज में किस टाइप के सवाल है। और यूट्यूब पे आपको किसी से छुपा हुआ नहीं है कि किस तरीके से मैटर आपको मिल रहा है। तो ये आप कॉम्बो फॉलो कर लीजिएगा, फिर आपका सिलेक्शन पक्का है। अदर कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो किताब हल्की 1-2 दिन लेट आ रही है, इसका मतलब ये है कि हम बहुत अच्छे तरीके से उसको रीड करके आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट जो है मार्केट में, आप सभी को पता है, इधर से 26 जनवरी को नया सिलेबस जारी होता है और अगले 2 दिन में किताब आ जाती है। ऐसा नहीं होता। किताब लिखने के लिए, उसको अच्छी तरीके से रीड करने के लिए, आप लोगों तक प्रस्तुत करने के लिए थोड़ा तो समय चाहिए ना। ऐसा थोड़ी होता है कि आज आया यार कल आपने डाल दिया। इसलिए बहुत अच्छी तरीके से शुद्धता का ध्यान रखते हुए, आपके मैटर और स्तर को ध्यान रखते हुए बहुत अच्छी किताब तैयार की जा रही है। तो फिलहाल देखिए, अपन कक्षा 12 का एक टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये आपके लेबर असिस्टेंट के सिलेबस में दे रखा है। साथ ही साथ स्कूली बच्चे जहाँ टीचर वगैरह नहीं है, उनके लिए भी ये क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण है भाई। साथ ही साथ जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, उनके एनसीईआरटी का पार्ट आता है, उनके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की भूमिका की बात करेंगे। मतलब भारत के विदेशी व्यापार का विस्तृत अध्ययन इस क्लास में अपन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बगैर किसी व्यवधान के। देखिए, लाइव क्लास इसलिए नहीं ले रहा ताकि आपकी जो है ज़्यादा समय का दुरुपयोग नहीं हो। जितना आप समय यहाँ पे दो, उसमें कुछ ना कुछ आपको आउटपुट मिले, इसी कारण रिकॉर्डेड डाली जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो सभी देशों के लिए परस्पर क्या होता है, लाभदायक होता है भाई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कोई नुकसानदायक है नहीं। क्या बोल रहे हो सर? ऐसी लाइन जो है एग्जाम में थोड़ी आती है, तो भूमिका बनानी पड़ती है किसी भी चीज की। जैसे एनसीईआरटी में बना रखी है, बिल्कुल एनसीईआरटी कॉपी पेस्ट यहाँ पर की जा रही है। बस फर्क इतना है, वहां पे थोड़ी लैंग्वेज घुमा फिरा के दिए और अपन ने उसको सीधा करके प्रस्तुत किया है। चूंकि कोई भी देश जो है आत्मनिर्भर नहीं होता, हर देश को किसी न किसी चीज की जरूरत होती है जो किसी अन्य देश से मंगानी पड़ती है। हाल ही के वर्षों में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने मात्रा संगठन व्यापार की दिशा में क्या किया है, आमूलचूल परिवर्तन किया है। यद्यपि विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कुल मात्रा का केवल कितना है, 1% है। देखिए, विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कितनी है, 1% है। तथापि विश्व की अर्थव्यवस्था में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि भारत में जो वस्तुएं मिलती है वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी। इसी कारण, और भारत एक क्या है, बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ा बाजार है। इस कारण भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत के विदेशी व्यापार में वृद्धि की बात करें तो स्वतंत्रता के 3-4 साल बाद यदि बात करें 1950-51 में कितना था, 1214 करोड़ रुपए व्यापार मूल्य था भारत का। जो बढ़कर बढ़कर मतलब क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। बढ़कर कितना हो गया, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 44,29,762 करोड़ रुपए व्यापार मूल्य हो गया। कब है, 2016-17। अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, आएगा कोष्टक में। 2016-17 के अनुसार भारत में विदेशी व्यापार कितना था, तब आप लिखोगे 44,29,762। तो ये देखो क्या हुआ है, प्लस हुआ है। 1950-51 में ये था, 2016-17 में ये हो चुका है, मतलब वृद्धि हुई है। अब देखो तीव्र वृद्धि के कारण क्या है। एक तो देखो, विनिर्माण क्षेत्र में संवेगी उठान, मतलब विनिर्माण जो द्वितीय सेक्टर का आता है ना, द्वितीय सेक्टर की आर्थिक क्रियाएं,
उसमें क्या आता है, विनिर्माण आता है। तो विनिर्माण के संवेगी उठान मतलब नई नई जगह उद्योग धंधे लगे हैं, नई नई फैक्ट्रियों का विकास हुआ है, उद्योग धंधों को बढ़ावा मिलना क्या है, विनिर्माण क्षेत्र में संवेगी उठान, जो कि व्यापार में तीव्र गति को बढ़ावा देता है। सरकार की उदार नीतियां मतलब सरकार ने क्या किया है, करों में छूट दी है, करों में छूट दी है और अपनी व्यापार नीति को क्या है थोड़ा बदला है, मतलब सरकार ने उदारता दिखाई है। आप किसी के प्रति जो है थोड़ी उदारता दिखाते हो, मतलब आप नियमों में छूट देते हो। कोई भी टीचर है कि भाई मैंने उसका उद्धार किया है, मतलब उसको कड़े नियमों में थोड़ी मैंने छूट दी है। तो सरकार की उदारपूर्ण जो नीतियां है वो व्यापार को बढ़ावा देती है। बाजार की विविध श्रृंखला, अब देखो बड़ी बड़ी जो है अलग अलग जगह बाजार लगते हैं, जैसे शहरी बाजार हो, ग्रामीण बाजार हो, हाट बाजार हो, मतलब अलग अलग बाजार। जैसे बात करें मुंबई, तो भारत का सबसे बड़ा बाजार है, तो बाजारों की विविध श्रृंखला है जो व्यापार को तीव्र बढ़ावा देती है। आयात औद्योगिकरण, आयात औद्योगिकरण का मतलब क्या है, मशीनों मशीनों का आयात करना, मतलब उद्योग उद्योग धंधे या फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए बाहर से जो है भारत ने खूब सारी मशीनरी मंगवाई है, जिससे भी क्या हुआ है, बाजार मतलब व्यापार में बढ़ा हुआ है। उसके बाद आता है डी लाइसेंसिंग और सुधार, मतलब जो लाइसेंस है उसमें छूट दी गई है। पहले क्या है, लाइसेंस होना चाहिए था और कड़े नियमों के साथ होना चाहिए था, तो उसमें छूट दी गई। मतलब क्या है, आपको पूछेंगे निम्न में से व्यापार वृद्धि के कारक है, तो ये सारे के सारे कारक। आगे देखिए निर्यात और आयात में अंतर, सभी को पता है किसी से आया मतलब किसी अन्य से आया, वो क्या कहलाता है, आयात कहलाता है। अपन ने किसी को बेचा, बदले में अपने को राशि मिली, वो क्या है, निर्यात है। आया मतलब आयात, गया मतलब निर्यात, मतलब गया मतलब अपन ने बेचा है। समय के साथ भारत के विदेशी व्यापार की प्रकृति में बदलाव हुआ है, यद्यपि निर्यात और आयात दोनों में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। भारत के निर्यात और आयात में समय के साथ वृद्धि हुई है, लेकिन निर्यात की तुलना में आयात का मूल्य अधिक है। सिंपल सी भाषा में समझो भाई, दोनों में वृद्धि हुई है, मतलब आप माल भी ज्यादा बेचवा लागा, मंगावा भी ज्यादा लागा, लेकिन अब कहीं है मंगावा तो और ज्यादा लागा, लेकिन बेचवा मतलब बेचने कम लग गए। मतलब भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि में, यदि वर्तमान की बात करें तो, और जनगणना 2011 के अनुसार चीन के बाद अपना दूसरा नंबर आता है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना बड़ा बाजार है, तो अधिकतर वस्तुएं यही क्या है, उसकी खपत हो जाती है। इस कारण अपन बेच ज्यादा नहीं पाते, लेकिन मंगाते ज्यादा है। तो हालांकि वृद्धि दोनों में हुई है, लेकिन निर्यात की तुलना में आयात का मूल्य अधिक है। आगे बात करते हैं। हाँ, भारत का विदेशी व्यापार विदेशी व्यापार की बात करें 2004 से 2017 के मध्य की बात करेंगे, जो एनसीईआरटी में दे रखा है। तो 2004-5 में ये क्या है, ये निर्यात है, ये निर्यात है और ये आयात है। मतलब 2004-5 में इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,75,340 जहाँ निर्यात था, आयात कितना था, ये था भाई, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5 लाख है, ये 1,065। मतलब निर्यात इस समय में भी कम था, आयात ज्यादा था, लेकिन समय के साथ बढ़ता गया। देखो 2004-5 से 16-17 की बात करें तो ये इतना हो गया भाई, इतना हुआ, मतलब वृद्धि तो हुई, प्लस हुआ निर्यात, और ये आयात भी क्या हुआ, प्लस हुआ। लेकिन ये जितना प्लस हुआ उससे दुगुना ये आपको नजर आएगा। मतलब है दोनों में वृद्धि हुई, लेकिन आयात में अधिक वृद्धि हुई, निर्यात में ज्यादा नहीं हुई। व्यापार संतुलन की बात करें तो सभी वर्षों में व्यापार संतुलन कैसा रहा, ऋणात्मक रहा। ऋणात्मक क्यों रहा, आयात आयात अधिक है, आयात अधिक है और निर्यात कम, निर्यात कम। इस कारण क्या रहा, व्यापार संतुलन ऋणात्मक रहा, क्योंकि अपने से अपन ने बेचा तो कम, मतलब आय अपने को कम प्राप्त हुई, लेकिन अपन ने खरीदा ज्यादा, मतलब अपने से आय ज्यादा गई। तो ये व्यापार संतुलन कैसा रहा, भारत का ऋणात्मक रहा है भाई, जिसका अर्थ है कि आयात निर्यात से अधिक रहा है। 2016-17 में व्यापार संतुलन देखो कितना, पूछा जा सकता है भाई ये आंकड़ा,
2016-17 में व्यापार संतुलन भारत का क्या रहा, तो माइनस में रहा भाई। माइनस में कितना, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,25,000, 82 माइनस में रहा भारत का व्यापार संतुलन 2016-17 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। छाप लेना दिमाग में। आगे देखो, भारत के निर्यात में बदलाव जो है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं के संगठनों में समय के साथ महत्वपूर्ण बदलाव आया है। कृषि और उसके संवर्गीय उत्पादकों का हिस्सा घटा है। क्यों घटा है, कि अब जो है, अब भारत है कृषि और संवर्गीय उत्पादकों का निर्यात है कम करने लग गया है, जबकि विनिर्मित वस्तुओं का हिस्सा बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इस प्रकार की वस्तुओं का निर्यात बढ़ा है और भारत का इस प्रकार की वस्तुओं का घटा है। अब देखो, निर्यात संगठन 2009 से 17 की बात करें तो देखो, कृषि उत्पाद अपना निर्यात 2009-10 में कितना था, 10% था। 10% था 2009-10 में, और 2016-17 में क्या हुआ है, 12.3 हुआ, मतलब प्लस तो हुआ। निर्यात कृषि उत्पादकों का अपन ने निर्यात और अधिक किया, लेकिन ज्यादा वृद्धि नहीं हुई भाई। काजू, कॉफी, दालों में गिरावट, पुष्प कृषि, ताजे फल, समुद्री उत्पादों में वृद्धि। ये भी पूछा जा सकता है कि 2009 से लेके 2009-10 से लेके 16-17 में किन वस्तुओं में, कृषि उत्पाद की किन वस्तुओं में गिरावट आया, तो कॉफी, काजू और दालों में तो गिरावट देखने को मिली, और पुष्प कृषि, ताजे फल और समुद्री उत्पादों में वृद्धि हुई। मतलब सीधा सा ये है, निर्यात संगठन की यदि बात करें तो 2009-10 में जो 10% था, 2016-17 में 12.3 हुआ, लेकिन इनका निर्यात घटा और इनका बढ़ा। विनिर्मित वस्तुओं की बात करें तो इसमें भी देखो अधिक जो है, बढ़ोतरी देखने को मिली। इसमें भी क्या हुआ है, प्लस हुआ है। निर्यात तो बढ़ा है, कृषि उत्पाद में भी बढ़ा है, विनिर्मित वस्तुओं में भी बढ़ा है। 2009-10 में कितना था, 67.4, 2016-17 में कितना हो गया, 73.6। सबसे बड़ा हिस्सा है ये, मणिरत्न और आभूषणों की व्यापक भागीदारी इसमें रही है। ये भी क्या है, बड़ा है, अधिक बड़ा है। अब देखो, पेट्रोलियम उत्पाद, ये क्या हुआ है, माइनस हुआ है। तो कृषि कृषि और विनिर्माण इन सेक्टर में जो है निर्यात क्या हुआ है, प्लस हुआ है। लेकिन पेट्रोलियम उत्पाद में क्या हुआ है, माइनस हुआ है भाई। ठीक है, 2009-10 में 16.2 था, 2016-17 में 11.7 हो गया। मतलब अपरिष्कृत उत्पादों का निर्यात जो है वो घटा है। ऐसा कोई खनिज की बात करें तो इसका भी क्या है, घटा है। 9-10 में 4.9% था, जो 2016-17 में 1.9% रहा। आगे बात करते हैं, परंपरागत वस्तुओं में जो है गिरावट देखने को मिली। मतलब परंपरागत जो भारतीय बाजार की वस्तुएं थी उनके निर्यात में गिरावट देखने को मिली। परंपरागत वस्तुओं के व्यापार में गिरावट का मुख्य कारण कड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि अपने जो स्वेटर जाती है ऊन की बन के, यहाँ की परंपरागत स्वेटर थी, उसका स्थान किसने ले लिया, चाइनीज चीजों ने ले लिया, या जो कपड़े के अन्य व्यापारी देश है उन्होंने ले लिया। चीन और अन्य पूर्वी एशियाई देश हमारे प्रमुख प्रतिस्पर्धी बन गए। कॉफी, काजू, दालू जैसी परंपरागत वस्तुओं के निर्यात में गिरावट आई है भाई, यो अपन ने शुरू में ही देखा है। आगे देखो, बात करें प्रमुख निर्यात वस्तुएं, तो सबसे अधिक निर्यातित वस्तुओं की यदि बात करें 2016-17 एनसीईआरटी का है ये आंकड़ा, तो छाप लेना चाहिए भाई। तो सबसे अधिक कौन है, विनिर्माण। सबसे अधिक कौन है, प्रमुख निर्यात वस्तुओं में सबसे अधिक है विनिर्माण उद्योग की वस्तुएं। उसके बाद कौन सी है, कृषि उत्पाद है। उसके बाद कौन सी, खनिज ईंधन है। और उसके बाद कौन सा है, ऐसक खनिज है। तो ये इनका क्रम चलता है, ये अवरोही क्रम है। सबसे अधिक निर्यात वस्तु में 2016-17 विनिर्माण, उसके बाद कृषि उत्पाद, उसके बाद खनिज ईंधन, उसके बाद ऐसक। विनिर्माण क्षेत्र ने भारत के कुल निर्यात मूल्य में 73.6% की भागीदारी अंकित की है। मतलब सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तुएं कौन से सेक्टर की, विनिर्माण की, अकॉर्डिंग टू 16-17। भारत के आयात में परिवर्तन की बात करें तो 1950 से 60 का दशक भारत ने खाद्यान्नों की गंभीर कमी का अनुभव किया था। आप सभी को पता है, हरित क्रांति जब आई थी 1966-67, उससे पहले भारत में क्या है, खनिजों की काफी कमी हो गई थी। उस समय आयात की प्रमुख वस्तुएं कौन सी थी, खाद्यान्न, पूंजीगत माल और मशीनरी व उपकरण थे। मुख्य तौर पे यदि बात करें 1960 तक, तो भारत में आयात होने वाली चीजों में क्या था, खाद्यान्न, पूंजीगत माल, मशीनरी और उपकरण थे। पानी पी लेते हैं भाई।
फिर क्या है, आयात के प्रारूप में बदलाव हुआ, बदलाव देखने को मिला। जो 1950 से 60 के दशक में खाद्यान्नों का आयात प्रमुख था, वो 1970 के बाद हरित क्रांति की सफलता के बाद, हरित क्रांति कब 1966-67, वर्गीस कुरियन तो कौन थे, दुग्ध उत्पादन, और स्वामीनाथन कौन से थे, वो आपके हरित क्रांति से संबंधित थे। तो खाद्यान्नों का आयात रोका गया, क्योंकि हरित क्रांति, मुख्यतः हरित क्रांति की बात करें तो सीमित थी भाई, ये सीमित एरिया में थी। इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताओं को बढ़ावा दिया। कैसे, हरित क्रांति का अधिकतर जो प्रभाव है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी और उत्तरी राजस्थान में ही देखने को मिला, और प्रमुख रूप से गेहूं और चावल की खेती का ही देखने को मिला। अन्य खेती में इसका ज्यादा फायदा नहीं मिला था शुरुआती चरण में। तो 1970 के दशक में खाद्यान्नों के आयात को रोका गया। 1973 ऊर्जा संकट, पेट्रोलियम मूल्य में उछाल आया और आयात बजट बढ़ावाई। मतलब 1973 के दशक में पेट्रोलियम जो चीजें उनका आयात किया गया। वर्तमान में उर्वरक, पेट्रोलियम, मशीनरी प्रमुख आयातिक वस्तुएं, मतलब जो अपन ने शुरू में पढ़ा था खाद्यान्न, उसको छोड़ के अभी भी इन चीजों का अपन क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं। आयात संगठन 2009 और 2017 की बात कर रहे हैं, 2009 और 2017 की तुलना कर रहे हैं। तो ईंधन ईंधन 33.2 जो अपन 2009 में आयात करते थे, वो अब कम करने लगे, मतलब 26.7 करने लगे। पूंजीगत वस्तुओं की बात करें तो देखो 15 से लेके 13.6 पर आ गए। खाद्यान्न वस्तुओं में क्या हुआ है, 3.7 से 5.6, और उर्वरक 2.3 से 1.3। मतलब आयात संगठन में इस प्रकार की बढ़ोतरी और घटोतरी देखने को मिली है। प्रमुख बदलाव में बात करें तो पेट्रोलियम और उत्पादों के आयात में तीव्र वृद्धि हुई है, तीव्र वृद्धि हुई है। इसका उपयोग ईंधन और खाद्यान्नों में कच्चे माल के रूप में होता है। बढ़ते औद्योगिकरण और बेहतर जीवन का संकेत मिला है। ये भाई आंकड़े उल्टे हैं, इधर ये किसके हैं, ये 2009 के हैं और ये 2017 के हैं। 26 से ईंधन में बढ़ोतरी हुई है, इसमें बढ़ोतरी हुई है, और खाद्यान्न वस्तुएं घटी है और इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो ये है 2009, ये 2017 के आंकड़े। पेट्रोलियम आयात में वृद्धि की बात करें तो पेट्रोलियम और उसके उत्पादों के आयात में क्या हुई है, तीव्र वृद्धि हुई है। इसे न केवल ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, बल्कि उद्योगों में कच्चे माल के रूप में भी पेट्रोलियम का उत्पादन किया मतलब आयात किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी मूल्य वृद्धि भी एक अन्य कारण रही है। देखिए इसमें जो फैक्ट आएंगे ना, वो लास्ट में आएंगे, उनको बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। बाकी एनसीईआरटी मैंने प्रॉमिस किया पूरी एनसीईआरटी को पढ़ाऊंगा, तो आजकल क्या है थ्योरेटिकल सवाल भी बनते हैं, तो ऐसा कोई भी सवाल यदि एनसीईआरटी से उठा के दे दे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसलिए पूरी एनसीईआरटी को अपन कवर कर रहे हैं। बाकी लास्ट में इसमें जो है फैक्ट ज़्यादा दे रखे हैं, जैसे बंदरगाह वगैरह है, हवाई अड्डों के नाम है, अधिकतर सवाल वहाँ से बनते हैं, तो उनको अपन ने एनसीईआरटी की सीरीज के अकॉर्डिंग लास्ट में ही रखा है, जैसे यूनिट में दे रखा है। आगे देखिए पूंजीगत वस्तुओं का आयात। वैसे ये ऐसे आपको लगने बोरिंग लगने वाले टॉपिक है, लेकिन यहाँ से सवाल एक आधा छप जाता है, इस कारण पढ़ना जरूरी है। प्रमुख पूंजीगत वस्तुओं की बात करें, किन किन का आयात, तो जैसे गैर वैद्युतिक मशीनरी, परिवहन के उपकरण, धातु की विनिर्मितियां, मतलब धातु जो है परिष्कृत होके फिर खरीदी जाती है अपने यहाँ पे, मशीनी औजार और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। निर्यात उन्मुखी उद्योगों और घरेलू क्षेत्र की बढ़ती मांग के कारण पूंजीगत वस्तुओं के आयात में स्तर वृद्धि देखने को मिली है भाई। प्रमुख आयातक वस्तुओं में बात करें तो पेट्रोलियम, एलॉय धातुएं, मोती व रत्न, रासायनिक उत्पाद, खाद्य तेल, लोहा और इस्पात, इन वस्तुओं का आयात 2016-17 में ये अवरोही क्रम में आपको देखने को मिलता है। सबसे अधिक किसका, पेट्रोलियम का, उसके बाद एलॉय धातुएं, खाद्य और दालों का आयात। अब देखो अपना देश जो है खाद्य प्रधान देश होने के बावजूद भी अपने को खाद्यान्न और दालों का आयात करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि अपनी जनसंख्या अधिक है, इस कारण ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। भारत के व्यापारिक संबंधों की बात करें तो विश्व के अधिकांश देशों और प्रमुख व्यापारिक गुटों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध है भाई। भारत का उद्देश्य आगामी 5 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी हिस्सेदारी दुगुनी करने का है। बिल्कुल, अभी कितना प्रतिशत है, मात्र 1% है। अब देखो क्षेत्रानुसार आयात व्यापार 2016-17 के आंकड़े हैं एनसीईआरटी में, उसी को पढ़ेंगे अपन। तो भारत जो है सर्वाधिक आयात कहां से करता है, तो एशिया व आसियान जो देश है
वहां से करता है। आसियान एक गुट है, उन देशों से भारत सर्वाधिक आयात करता है। तो एशिया के देश और आसियान जो देश है उनसे सर्वाधिक आयात करता है, बाकी तो देखो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा इसकी तुलना में। उसके बाद यूरोप का नंबर आता है। तो सबसे पहले आप एशिया को देखोगे, आसियान देश देखोगे, उसके बाद यूरोप नंबर 2, और उसके बाद नंबर 3 उत्तरी अमेरिका, उसके बाद लैटिन अमेरिका नंबर 4 और नंबर 5 पे कौन याद करोगे? अफ्रीका याद करोगे। तो एशिया व आसियान, नंबर 2 यूरोप, नंबर 3 उत्तरी अमेरिका, नंबर 4 लैटिन अमेरिका, नंबर 5 अफ्रीका। ये क्रम रहेगा, ये अवरोही क्रम रहेगा घटते क्रम में। एशिया और आसियान देशों के साथ सबसे अधिक व्यापार होता है अपने देश का। व्यापार के अनुकूल उपाय, तो आयात का औद्योगिकरण, व्यापार को बढ़ावा कब मिलेगा? जब आप आयात करोगे उन वस्तुओं को जो उद्योग धंधों को बढ़ावा देता है, जैसे मशीनरी हो गई, परिवहन के बड़े बड़े साधन हो गए। आयात करों में कमी। अब क्या है, जब भारत में 1991 की औद्योगिकरण की नीति आई थी, उससे पहले आयात हो या निर्यात हो उस पर अधिक कर थे। तो जैसे जैसे उनमें कमी की गई तो व्यापार के जो है दरवाजे अधिक खुले। डी लाइसेंसिंग मतलब लाइसेंस में छूट, पेटेंट में बदलाव। तो कोई भी चीज हो, चाहे आपको सरकारी नौकरी लगना है, तो पहली बार असफल हुए हो तो आप उससे सबक सीख के अपने पेटेंट में बदलाव करोगे, तब सफलता मिलेगी। तो सरकारों ने भी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अपने पेटेंट में बदलाव किया। भारत ने व्यापार बढ़ाने के लिए पहले से ही अनेक और अनुकूल उपाय अपनाने शुरू कर दिए हैं। विदेशी व्यापार के मार्ग। अब देखो, प्रमुख परिवहन मार्गों की बात करें तो अधिकतर जो विदेशी व्यापार होता है वो किससे होता है? समुद्री मार्ग से होता है। किससे होता है? समुद्री मार्ग से होता है। उच्च मूल्य वाली वस्तुएं, ये पूरा का पूरा टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंट है भाई, ये स्लाइड ही इंपॉर्टेंट है। देखो, अधिकतर व्यापार किस मार्ग से होता है? समुद्री मार्ग से। उच्च मूल्य वाली वस्तुओं का जो है सबसे अच्छा साधन कौन सा है? वायु मार्ग है। और पड़ोसी देश या किसी भी देश के आंतरिक राज्यों में या आपस में राज्यों का जो व्यापार होता है वो किससे होता है? सड़क मार्ग से। भारत का अधिकतर विदेशी व्यापार समुद्री और वायु मार्गों से संचालित होता है, मुख्यतः समुद्री मार्गों से। छोटा सा भाग नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सड़क मार्ग के द्वारा होता है। जैसे ये यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर भूटान है, यहाँ पर बांग्लादेश है और इधर पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ तो अब होता ही नहीं है क्योंकि अपने संबंध इतने अच्छे नहीं है, तो यहाँ पर सड़क मार्गों का प्रयोग होता है। समुद्री पतन, इन्हें क्या कहते हैं? व्यापार के प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहते हैं? व्यापार के प्रवेश द्वार कहते हैं। भारत बहुत भाग्यशाली है कि इसकी सीमा तीन ओर से समुद्र से घिरी हुई है। इस कारण अपन इसे एक संपन्न राष्ट्र बोल सकते हैं समुद्री सीमा के हिसाब से। नेपाल हो या भूटान, बेचारे ऐसे देश है जिनकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं लगती। इस कारण उनको यदि कोई व्यापार करना है तो उस वस्तु के मूल्य से अधिक तो उनको किराया देना पड़ेगा। तो भारत को वो किराया देना नहीं पड़ता क्योंकि भारत की खुद की समुद्र की सीमा लगती है। भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। प्रकृति ने हमें एक लंबी तटरेखा प्रदान की है। कमेंट बॉक्स में बताना भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, जिस पर 9 राज्य भारत के हैं। जल सस्ते परिवहन के लिए एक सपाट तल प्रदान करता है भाई। तो सबसे सस्ता, सबसे अच्छा कौन सा? जल परिवहन। समुद्री यात्राओं की भारत में एक लंबी परंपरा रही है पहले के जमाने से ही भाई। भारत में समुद्री पतन मुख्य रूप से एनसीईआरटी में आपको 12-13 समुद्री पतन मिलेंगे जो केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रित होते हैं। छोटे मोटे कितने? 200 मिलेंगे जो राज्य सरकारों के अंडर में होते हैं। पश्चिमी तट पूर्वी तट से अधिक पतन है भाई। तो पश्चिमी तट, ये जो तट है ना पश्चिमी तट, यहाँ पर जो है अधिक पतन है, यहाँ पर अधिक पतन है। प्रमुख पतन कुल यातायात के बड़े हिस्से का निपटान करते हैं। आप सभी को पता है अधिकतर व्यापार कहाँ से संपन्न होता है? बंदरगाहों से ही होता है। पत्रों का ऐतिहासिक विकास की बात करें तो अब यहाँ से जितने भी टॉपिक शुरू हो रहे हैं इनमें आपको ढिलाई नहीं बरतनी है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो रहा है। मतलब 26वीं स्लाइड से आपका मैटर जो है और अच्छा बन जाता है और इम्पोर्टेंट बन जाता है। यदि भी भारत में पतनों का उपयोग प्राचीन काल से हो रहा है, तथापि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में पतनों का उभरना, यूरोपीय व्यापारों के आगमन। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है
उसके बाद ही पत्तनों का विकास संभव हो पाता है। अंग्रेजों द्वारा भारत के उपनिवेशीकरण के बाद ही महत्वपूर्ण बनता है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज इन पत्तनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभाजन का प्रभाव, जब देखो भारत 1947 में भारत का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र बने, तो उस विभाजन का क्या प्रभाव पड़ा? तो विभाजन से पहले कराची हो या चटगांव, चिटगांव लिखा हुआ है, चटगांव, ये वर्तमान में कहाँ है? बांग्लादेश में। तो देखो हल्की सी कहानी अपन पढ़ते हैं यहाँ पर। ये अपना था अखंड भारत, है ना? अखंड भारत था, 1947 की कहानी है। 1947 की कहानी, ये अलग क्या बन गया? पाकिस्तान बन गया। क्या बन गया? पाकिस्तान। और इधर एक छोटा सा राष्ट्र था जो पहले क्या कहलाता? पूर्वी पाकिस्तान। 1947 में जब भारत से अलग हुआ तो उसे क्या कहने लग गया? अपन क्या कहने लगे? पूर्वी पाकिस्तान। और इंदिरा गांधी के समय 1971 में यही पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान से आजाद होकर क्या बन गया? बांग्लादेश। तो वर्तमान में आपको कोई पूछे कि बांग्लादेश कहाँ है, तो चटगांव में है। कहाँ पर? सॉरी, चटगांव कहाँ है? बांग्लादेश में है। तो विभाजन से पहले कराची, कराची पढ़ते हो ना आप, कराची के पूर्व से सिंधु नदी अरब सागर की हो जाती, वो वाला कराची। ये कराची जो है पाकिस्तान में है, चटगांव कहाँ है? बांग्लादेश में। तो ये विभाजन से पहले भारत के अंडर में ही थे। विभाजन के बाद कांडला और डायमंड हार्बर, कोलकाता का डायमंड हार्बर और गुजरात का कांडला बंदरगाह। इसकी एक खासियत क्या है? राजस्थान के सबसे नजदीक, राजस्थान के सबसे नजदीक। इसका वर्तमान नाम क्या है भाई? कमेंट बॉक्स में बताना, कांडला बंदरगाह का वर्तमान नाम क्या कर दिया गया है। तो ये जो है इनका विकास हुआ। 1947 विभाजन, दोनों पतन अलग हो गए, तो ये बीच की कहानी है, ऐसे चली। और ये वर्तमान की स्थिति है। देश के विभाजन से भारत के दो अति महत्वपूर्ण पतन अलग हो गए। कराची पतन पाकिस्तान में चल गया और चटगांव जो है बांग्लादेश में चला गया। इस क्षतिपूर्ति के लिए पश्चिम में कांडला गुजरात में तथा पूर्व में डायमंड हार्बर कोलकाता में विकसित किए गए। पतनों की वृद्धि और आधुनिकीकरण की बात करें तो 1951 में जो है 20 मिलियन टन नौबार क्षमता अपने देश के बंदरगाहों की थी, जो 2016 में बढ़ गई, कितनी हो गई? 837 मिलियन। कितनी हो गई? 837 मिलियन। तो भयंकर वृद्धि यहाँ पर देखने को मिली है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत पतन निरंतर वृद्धि कर रहा है तथा आज भारतीय पतन घरेलू और विदेशी व्यापार का निपटान कर रहे हैं। पतनों का आधुनिकीकरण, अधिकतर पतन जो है आधुनिक अवसंरचनाओं से लेस है, क्योंकि आजकल सभी को पता है मोबाइल भी जो है आधुनिक अवसंरचना से लेस हो चुके हैं, तो पतनों का तो विकास होना ही था। पहले पतनों के विकास की जिम्मेदारी सरकारी अधिकरणों प्रति वर्तमान में क्या कर दिया गया है? निजी उद्यमियों को दे दिया गया है। अब निजीकरण के फायदे भी है, नुकसान भी है। सुविधाएं आपको अच्छी मिलेगी लेकिन महंगी मिलेगी। अब देखो एक आता है हिंटरलैंड, आपको पृष्ठ प्रदेश ही पूछ सकते हैं, हिंटरलैंड भी पूछ सकते हैं। तो ये क्या होता है? कुछ नहीं होता, बंदरगाह है, उसके आसपास का एरिया जो उस बंदरगाह से सुविधा प्राप्त करता है उसे ही क्या कहते हैं? हिंटरलैंड कहा जाता है। पृष्ठ प्रदेश वे क्षेत्र जिसकी सेवा एक पतन करता है, ये क्षेत्र स्थित नहीं होता, समय के साथ बदलता रहता है। एक की सेवा हो गई और वहां से सारा माल वाल जो है सीमेंट लिया, मान लो कोई भी क्षेत्र है, वहां से खनिज संपदा अब कम होने लगी, तो दूसरा क्षेत्र पृष्ठ प्रदेश बन जाएगा, बंदरगाह अब उसकी सेवा करेगा, क्योंकि व्यापार में लाभ तो उस क्षेत्र का है ना अब। तो अधिकतर मामलों में एक पतन का पृष्ठ प्रदेश दूसरे पतन के पृष्ठ प्रदेश का अतिव्यापन कर सकता है भाई। कांडला पतन, कांडला पतन कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। कच्छ की खाड़ी, ये देखो भाई, ये भारत का तट इस प्रकार से है, यहाँ पर एक खाड़ी है, उसका नाम क्या है? कच्छ की खाड़ी। और यहाँ पर एक खाड़ी है, उसका नाम क्या है? खंबात की खाड़ी। क्या है? खंबात की खाड़ी। तो ये जो कच्छ की खाड़ी है ना, इसके मुहाने पर अवस्थित एक बंदरगाह, उसका नाम क्या है? कांडला बंदरगाह। देश के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग की जरूरतों को पूरा करता है। और मुंबई जो पतन है, जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, इसके दबाव को घटाने के लिए भी इसका विकास किया गया है। तो भारत के पश्चिम और उत्तर पश्चिमी इलाके की सेवा कौन सा बंदरगाह करता है? कांडला। ये पतन विशेष रूप से भारी मात्रा में पेट्रोलियम, आप सभी को पता है पेट्रोलियम, है ना? मुंबई, बॉम्बे हाई, गुजरात का इलाका,
पश्चिमी राजस्थान का इलाका किसके लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम के लिए, या पेट्रोलियम उत्पादों और उर्वरकों को ग्रहण करने के लिए ये बनाया गया। मतलब जो यहाँ पर खनिज संपदा होगी उसी का तो व्यापार करेगा। तो बिल्कुल कांडला बंदरगाह पेट्रोलियम वाली जो चीजें हैं उनका व्यापार करता है। मुंबई पतन ये देखो ताज होटल 2008 में जिस पर हमला हुआ था, मुंबई की है ना ये। भारत का सबसे बड़ा पतन है भाई, कौन सा? मुंबई पतन। ये कैसा पतन है? एक प्राकृतिक पतन है, देश का सबसे बड़ा पतन है। ये मध्य पूर्व भूमध्य सागरीय देश, भूमध्य सागरीय देशों का मतलब क्या है? भूमध्य सागरीय देशों का मतलब क्या है भाई? ये देखो, ये कौन सा है यहाँ पर? ये है आपको उत्तरी अफ्रीका के देश। यहाँ पर कौन से देश है? एशिया के पश्चिमी देश। और यहाँ पर कौन से है? ये हो गए यूरोप के दक्षिण देश, जैसे इटली, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल वगैरह वगैरह। तो ये भूमध्य सागरीय देश उत्तरी अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप के सामान्य मार्ग के निकट स्थित है। मतलब है ये इस क्षेत्रों से सबसे पहले भारत में कोई सामान पहुंचता है तो मुंबई तट पर आता है। 20 किलोमीटर लंबा है और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा है। कहीं पर चौड़ाई अधिक है, कहीं पर कम है। 54 गोदामों के साथ ये स्थिति है इसकी। मुंबई पतन का पृष्ठ प्रदेश, मतलब मुंबई पतन किसकी सेवा करता है? महाराष्ट्र की सेवा करता है, गुजरात की भी सेवा करता है, मध्य प्रदेश की भी करता है, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों की करता है और राजस्थान के भागों की भी सेवा करता है। जवाहरलाल नेहरू पतन, इसे क्या कहते हैं? नेहावा सेवा पतन भी कहा जाता है। ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो जवाहरलाल नेहरू जो पतन है, इसको नहावा सेवा में मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए एक अनुषंगी पतन के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, ये भारत का विशालतम कंटेनर पतन है भाई। कैसा पतन है? कंटेनर पतन है। मार्मागोवा पतन, मार्मा गोवा, गोवा आ रहा ना, तो गोवा में है। लोहा अयस्क निर्यात के अंदर माना गया है। कर्नाटक का लोहा जो है वो यहीं से जाता है, मैंगलोर बंदरगाह और मार्मागोवा से। जुआरी नदमुख के मुहाने पर, जुआरी नदी कहाँ की है भाई? कमेंट बॉक्स से बताओ। जुआरी नदमुख के मुहाने पर अवस्थित मार्मा गोवा, गोवा का एक प्राकृतिक बंदरगाह। कैसा बंदरगाह है? मुंबई बंदरगाह की तरह ये भी प्राकृतिक बंदरगाह है। जापान को लोहा अयस्क के निर्यात के निपटान के लिए 1961 में पुनर्निर्माण के बाद इसका महत्व बढ़ा था। गोवा अस्तित्व में भी कब आता है? 1961 में। कोंकण रेलवे ने इस पतन के पृष्ठ प्रदेश में महत्वपूर्ण विस्तार किया है। जो कोंकण रेलवे क्षेत्र है, इसने इस पतन को बढ़ावा देकर इसके पृष्ठ प्रदेश का विस्तार किया। मतलब अब ये पतन इस कोंकण रेलवे के कारण आसपास के काफी इलाकों को सुविधा प्रदान कर रहा है। न्यू मैंगलोर पतन कहाँ पर है? ये आपके कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। ये भी क्या करता है? लोहा अयस्क और लोहे सांद्र के निर्यात के लिए जाना जाता है। अन्य वस्तु में उर्वरक, पेट्रोलियम, खाद्य तेल, कॉफी और चावल। कॉफी आप सभी को पता है, कॉफी के लिए कर्नाटक जाना जाता है। तो ये पतन भी उर्वरकों, पेट्रोलियम उत्पादों, खाद्य तेलों, कॉफी, चावल, लुगदी, सूत, ग्रेनाइट पत्थर और शीरा आदि का निपटान करता है। कोची पतन, वेबनाथ कायल, तो आपको कयाल है भाई, ये कायल नहीं है, कयाल झील। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में पूछ ही ली है, तो ये है कहाँ पर? केरल में है। कोची पतन भी कहाँ है? केरल में है। तो वेबनाथ कयाल के पूर्वी किनारे पर स्थित कोची पतन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। बिल्कुल एनसीईआरटी में ये लाइन दे रखी है, अरब सागर की रानी कहते हैं, तो कहते हैं कोची पतन को। कि लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। ये एक कैसा पतन है? प्राकृतिक है। मार्मागोवा भी प्राकृतिक है, महाराष्ट्र वाला भी अपन ने। अधिकतर जो पश्चिमी घाट के पतन है वो कैसे है? प्राकृतिक है, क्योंकि आदर्श दशाएं हैं बंदरगाहों के बनने की पश्चिमी घाट में। पूर्वी घाट कटापटा है, इस कारण वहां पर कृत्रिम बंदरगाहों का निर्माण अधिक किया गया, ना कि प्राकृतिक बंदरगाह है वहां पर। इस पतन को स्वेज कोलंबो मार्ग के पास अवस्थित होने का लाभ प्राप्त है। अब ये कोची बंदरगाह है, ये कोची कहाँ पर है? केरल में है। ये श्रीलंका, यहाँ पर कोलंबो है। और इधर से अपन आगे जाएंगे तो यहाँ पर क्या है? ये आपके लाल सागर है, इधर यहाँ पर भूमध्य सागर है, और यहाँ पर ये क्या है? स्वेज नहर है। तो ये स्वेज नहर इधर से भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली स्वेज नहर है। इधर लाल सागर के बाद इसके बाद अरब सागर में आता है, और यहाँ पर ये कोचीन बंदरगाह और इधर ये कोलंबो। मतलब इस मार्ग के सबसे निकट अवस्थित होने का इससे लाभ प्राप्त है, इस कारण ये अच्छा माना जाता है व्यापार के लिए। कि केरल, दक्षिणी कर्नाटक और दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये तो हो गया केरल।
और ये हो गया दक्षिणी कर्नाटक, और दक्षिण पश्चिमी ये हो गया आपकी कौन सा, तमिलनाडु इनको सेवाएं प्रदान करता है। कोलकाता पतन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, ममता जी वाला पश्चिम बंगाल। हुगली नदी पर अवस्थित, तो सबसे पहली बात आ गई हुगली नदी, कहाँ की नदी, कोलकाता की नदी। तो हुगली नदी, कोलकाता कौन सी नदी पर है, हुगली नदी पर है। तो हुगली नदी पर अवस्थित है, बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर अंदर स्थित है ये बंदरगाह। तो ये कैसा बंदरगाह है, ये समुद्र तट से लगने वाला बंदरगाह नहीं है ये अंदर है भाई। कौन सी नदी पर है, हुगली नदी पर। कोलकाता शहर कौन सी नदी, हुगली नदी। मुंबई की बात है, इसका विकास भी अंग्रेजों द्वारा किया गया था। और आप सभी को पता है कि भारत की राजधानी ही दिल्ली से पहले कौन सी थी, कोलकाता थी। तो कोलकाता को ब्रिटिश भारत की राजधानी होने का प्रारंभिक लाभ भी प्राप्त है। फिर घोषणा कौन करता है, कहाँ पर करता है, कमेंट बॉक्स में बताना। क्या एलिजाबेथ या कौन इलाहाबाद में दिल्ली राजधानी की घोषणा करते हैं क्या, वो हिस्ट्री का मैटर हो जाता है। कोलकाता पतन की चुनौतियां क्या है, तो गाद सबसे बड़ी समस्या, पूछा जा सकता है निम्न में से कोलकाता पतन की समस्याएं है या नहीं है। क्या गाद की समस्या, बिल्कुल है। हुगली नदी द्वारा लाई गई गाद से निरंतर जूझना पड़ता है, बार बार हुगली नदी गाद लेके आती है और ये भर जाता है। निर्यात का दिक परिवर्तन, तो देखो निर्यात का दिक परिवर्तन की बात करें तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश वाला, पारादीप उड़ीसा वाला, और हल्दिया जो कि कहाँ पर है, यहीं पर है आपके कोलकाता में की ओर निर्यात स्थानांतरित हुआ है। अब इन जो पतन है यहाँ से भी निर्यात होने लगा है, पहले सिर्फ कोलकाता पतन से ही होता था, तो इसका द्वीप परिवर्तन हुआ है। सार्थकता में कमी, अपनी सार्थकता काफी हद तक है ये खो चुका है भाई। कौन सा पतन, कोलकाता पतन। कोलकाता पतन का पृष्ठ प्रदेश तो आप सभी को पता है, पश्चिम बंगाल का जो पड़ोसी है बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल खुद हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया और उत्तरी पूर्वी राज्य हो गया। इन सभी क्षेत्रों को क्या करता है, कोलकाता बंदरगाह सुविधा प्रदान करता है, तो ये इसके पृष्ठ प्रदेश में आ गए। ये पतन भूटान और नेपाल जैसे स्थलरुद्ध पड़ोसी देशों को भी सुविधाएं प्रदान करता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो नेपाल और भूटान को भी सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, तो वो है आपका कौन सा, कोलकाता बंदरगाह। हल्दिया, हल्दिया ये कहाँ पर है, कोलकाता में। तो हल्दिया पतन कोलकाता से 105 किलोमीटर अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम पर स्थित है भाई। इसका निर्माण कोलकाता पतन की संकुलता को घटाने के लिए किया गया था। ये स्थूल नौबार जैसे लोहा अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, जूट, जूट उत्पाद, कपास, सूती धागों आदि का निपटान करता है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि उड़ीसा, झारखंड वगैरह में लोहा ऐसा खूब मिलता है, कोयला मिलता है, पेट्रोलियम भी है, उर्वरक भी है, जूट के लिए पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश जाने जाते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है हल्दिया इन चीजों का निपटान करता है। पारादीप कौन सा, उड़ीसा। कहाँ पर है, उड़ीसा में। कैसा पोताश है, गहरा पोताश है। कटक से 100 किलोमीटर दूर महानदी, देखो उड़ीसा का 100 किसे कहते हैं, महानदी को कहा जाता था पहले, ये उड़ीसा में बाढ़ लेके आती थी। तो महानदी डेल्टा पर स्थित है कौन सा, पारादीप। इसका पोताश्य सबसे गहरा है भाई, ये याद रखना, सबसे गहरे पोताश्रय वाला कौन सा है, पारादीप है, जो भारी पोतों के निपटान के लिए सर्वाधिक अनुकूल माना जाता है। मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर लोहा एसक के निर्यात के लिए विकसित किया गया है आपका अपना पारादीप। पारादीप के पृष्ठ प्रदेश में बात करें तो उड़ीसा तो खुद आ ही गया, झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा झारखंड छत्तीसगढ़ पारादीप का पृष्ठ प्रदेश में आता है। विशाखापट्टनम पतन ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश में एक भू आबद्ध पतन है जिसे ठोस चट्टान और बालुका को काटकर एक नहर के द्वारा समुद्र से जोड़ा गया है। ये बाह्य पतन का विकास लोहा अयस्क, पेट्रोलियम और सामान्य नौबार के निपटान हेतु किया गया है। इस पतन का प्रमुख पृष्ठ प्रदेश कौन से हैं, दो राज्य है जो 2014 में इनका क्या हुआ था, विभाजन। जून 2014 में आंध्र प्रदेश से टूट के तेलंगाना बन गया था। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को ये क्या करता है, सुविधाएं प्रदान करवाता है। चेन्नई, चेन्नई कहाँ का पतन है, तमिलनाडु का है, सबसे पुराने पतनों में से एक है पूर्वी तट पर स्थित सबसे पुराने पतनों में से एक है। ये कैसा पतन है भाई, पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा पतन कृत्रिम है, मुंबई, मार्मागोवा, कोच्चि और नाम आ गया चेन्नई का। तो चेन्नई कौन सा पतन है, कृत्रिम पतन है, जिसे 1859 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1859 में। भूगोल में पढ़ते हो ना, हम्बोल्ट और रिटर, सवाल पूछा गया एक बार फर्स्ट ग्रेड में, हम्बोल्ट और रिटर
हम्बोल्ट और रिटर, एक क्रमबद्ध भूगोल का जनक, दूसरा प्रादेशिक भूगोल का जनक, दोनों की मृत्यु एक साथ हुई थी। कब है? 1859 में। सवाल ये पूछा गया फर्स्ट ग्रेड में कि 1859 का संबंध हम्बोल्ट और रिटर से कैसे है? दोनों की एक साथ मृत्यु, दोनों का एक साथ जन्म, दोनों का एक साथ ब्याह, या दोनों का एक साथ भ्रमण करना। तो ये क्या है? दोनों का एक साथ मृत्यु। तट के निकट उतले जल के कारण यह पतन विशाल पौधों के लिए अनुकूल नहीं है। ये उतला है, ज्यादा गहराई में नहीं है। इससे पहले वाला अपन ने पारादीप जो गहराई में है, जो बड़े बड़े पोताशियों के लिए सुविधाजनक है, बल्कि ये अनुकूल नहीं है। तमिलनाडु और पुदुचेरी इसके पृष्ठ प्रदेश है। एनोर पतन ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में। चेन्नई के उत्तर में 25 किलोमीटर दूर है। चेन्नई पतन के दबाव को कम करने के लिए इसका तमिलनाडु में विकास किया गया था भाई। तूतीकोरिन ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में। तूतीकोरिन पतन का विकास भी चेन्नई पतन के दबाव को कम करने के लिए किया गया था। ये विभिन्न प्रकार के 9 बार का निपटान करता है, जिसमें कोयला, नमक, खाद्यान्न तेल, चीनी, रसायन और पेट्रोलियम उत्पादों का क्या करता है? निपटान करता है। ये तो मुख्य जो है इनके राज्यों के संबंधित नाम और कुछ 2-4 बंदरगाहों का कि ये किन चीजों का निर्यात करते हैं, आयात करते हैं, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये हल्दिया, ये कोलकाता पतन हो गया, ये हल्दिया, दोनों के दोनों कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ये यहाँ पर पारादीप हो गया, कहाँ पर है? उड़ीसा में है। आपको दिखेगा नहीं शायद, बता रहा हूँ, समझ लेना। ये यहाँ पर विशाखापट्टनम है, जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर चेन्नई है, कहाँ पर है? तमिलनाडु में। यहाँ पर तूतीकोरिन है, ये कोलंबो यहाँ पर, जो कि श्रीलंका का एक पतन है। यहाँ पर कोची है, जो कि केरल का पतन है। मैंगलोर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। मारमागोवा गोवा में है। मुंबई महाराष्ट्र में है। ये कांडला अपने देखो यहाँ पर कच्छ की खाड़ी के पास, कहाँ पर है? गुजरात में। तो ये सारे के सारे बंदरगाह है भारत के। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वायु परिवहन। अब वायु परिवहन की बात करें तो इसे लंबी दूरी वाले उच्च मूल्यों या नाशवान सामानों को कम से कम समय में ले जाने से लाभ प्राप्त होता है। एक तो लंबी दूरी वाले, उच्च मूल्य वाले, और नाशवान सामान मतलब जल्दी नष्ट होने वाले। इन 3 प्रकार की चीजों के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वायु परिवहन का महत्व बढ़ जाता है। क्यों कम उपयोग होता है भाई? ये भारी और स्थूल वस्तुओं के वहन के लिए बहुत महंगा और अनुपयुक्त होता है। मान लो बहुत भारी वस्तु आप उनमें डालोगे तो हवाई जहाज उड़ेगा क्या? नहीं उड़ेगा। भारी का मतलब ऐसे नहीं कि आपने जो है लोहे का 50 किलो का वाट है तो वैसी चीजें तो ले जाएगा, लेकिन जो समुद्र मार्ग से जहाज लेके जाते हैं वो लेके चला जाएगा क्या? नहीं ले जा पाएंगे। यही कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महासागरीय मार्गों की तुलना में इस क्षेत्र की भागीदारी घट जाती है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात करें तो 25 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, 2016-17 में कार्यरत थे भाई। प्रमुख शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, सभी जगह जो है, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, कोच्चि में सभी जगह क्या है? हवाई अड्डे हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात करें तो दिल्ली, सभी को पता है, दिल्ली में। मुंबई वित्तीय राजधानी भारत की मानी जाती है, तो मुंबई में महाराष्ट्र में। बेंगलोर कर्नाटक में है। चेन्नई आपके दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार जिसे कहते हैं, ये क्या? तमिलनाडु में है। पूर्वी क्षेत्र में कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में है। गुवाहाटी कहाँ है? असम में है। पटना कहाँ है? बिहार में है। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में है। ये क्या है? भारत के बंदरगाह है। ये इधर पश्चिमी क्षेत्र की, वो पूर्वी क्षेत्र का है। ये पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो अहमदाबाद आपके गुजरात में हो गया, गोवा गोवा में हो गया, जयपुर अपने राजस्थान में हो गया, उदयपुर भी कहाँ हो गया? राजस्थान। दक्षिण क्षेत्र के हैदराबाद जो कहाँ है? तेलंगाना में है। कोची केरल में है। तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरल में है। कालीकट बंदरगाह, बंदरगाह भी पढ़ते हैं और हवाई अड्डा भी पढ़ते हैं, कहाँ है? ये कालीकट बंदरगाह वही है जहां वास्को डी गामा सबसे पहले आया था। भारत की खोज की थी ना वास्को डी गामा, वो सबसे पहले यहीं पे आया था। कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में। मंगलोर कर्नाटक, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, कन्नूर केरल। तो कोयम्बटूर और कन्नूर दोनों याद रखना, कोयम्बटूर तमिलनाडु, कन्नूर केरल। उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की क्या है? संयुक्त राजधानी और खुद केंद्र शासित प्रदेश भी है। लखनऊ उत्तर प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश में,
भारत का सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है ये। नागपुर महाराष्ट्र में, पुणे भी कहाँ है, महाराष्ट्र में। ये पुणे वही है जो वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुख्य बिंदु, एक बार जो चीजें अपन ने पढ़ी थी उनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो 1950-51 में ये था, जो बढ़ गया 2016-17 में ये हो गया। निर्यात संगठन की बात करें तो विनिर्मित वस्तुओं, ये प्रतिशत कृषि का, ये पेट्रोलियम का ही है। आयात में बात करें तो ईंधन, पूंजीगत वस्तुएं और खाद्य वस्तुओं का ये पर गया। व्यापार संतुलन की बात करें तो आयात निर्यात से अधिक 2016-17 में माइनस है, ये रहा भाई। परिवहन के साधन, समुद्री मार्ग, वायु मार्ग और सड़क मार्ग अपन ने देख ही लिए। तो ये था भाई आज का एक प्यारा सा छोटा सा टॉपिक। निश्चित तौर पे इस क्लास को देखने से आपको बहुत सारी जो है नॉलेज होगा, फायदा मिलेगा और आपके परीक्षा में काम आएगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जुड़े रहे गोल गुरु एकेडमी के साथ। हाँ, टेलीग्राम पे जाके अपना जो है ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। प्ले स्टोर से जाकर टेस्ट सीरीज देने के लिए गोल गुरु नामक जो अपना ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।